मैं आप सभी का आपके श्री ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साथी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू क्या है और इसकी कारण क्या है। बहुत बड़ा विषय है और कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट इशू है एनवायरमेंट। तो और ये होता कैसे है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, ये किस किस कारणों से किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इमिशन का कारण क्या है और इन्वायरमेंट इससे कैसे अफेक्टेड होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे वेजिटेशन के ऊपर, हमारे पूरे जियोलॉजिकल साइकिल के ऊपर। कहीं ना कहीं तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज के विषय में, आज के इस लेक्चर के अंदर, कि जो मैटर से रिलेटेड या हम कहें हीट के ट्रांसफर से जो थ्योरीज हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, एलएसी के बारे में क्लियर है, बने रहेंगे हमारे साथ। और हम नए विषय की तरफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो फिजिक्स में भी आपसे कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम बिना समय गवाए अपने साथी के साथ कहीं ना कहीं सेशन शेयर जरूर करिएगा। आपके द्वारा इस शेयर किए गए सेशन अगर लोगों तक पहुंच पाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, वी आर मूविंग टू अवर स्लाइड। ओके, वी आर मूविंग टू अवर स्लाइड, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी देरी के, बिना देर किए हम चलेंगे इम्पोर्टेंट लेक्चर की तरफ। जो होगा साथी, जो होगा अपने पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमें ई पाठशाला के सौजन्य से मिला हुआ है। आप देखोगे इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या हम कहें ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हो। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे साथी। इसके अलावा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, जो फोर्सिंग है, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट की मैकेनिज्म समझेंगे बहुत ही डिटेल में, हम बहुत ही विस्तार से इस चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रोल क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस अफेक्ट द whole environment called carbon dioxide, and the important gases around us, okay, around this fact, it is called methane gas, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ठीक है, वेपर्स क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें हम बहुत ही उत्तम ढंग से पढ़ने वाले हैं। एक बार इस सेक्शन को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हम कैसे प्रभावित होते हैं। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह एसिड रेन को कैसे कॉज करता है, कैसे इफेक्ट करता है, and क्यों होती है, क्या कारण है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा है वह किस कारण से होती है, क्या क्या अम्ल यहाँ पर पाए जाते हैं वर्षा के अंदर, और डिकम्पोजिशन या हम कहें एसिड रेन की कारण क्या है, रिएक्शंस क्या है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर बच्चों। अच्छा, एसिड रेन किसको प्रभावित करती है, वेजिटेशन हो या ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो या वाइल्ड लाइफ हो, ये कैसे प्रभावित होती है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथी, चलिए, प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन से कैसे बचा जा सकता है,
अगर मान लीजिए आप ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है, साथ ही तो ऐसे केस में हम किस तरीके से बच सकते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए था। लास्ट में हम समरी को देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस रहे, कंक्लूजन रहेगा इस पूरे लेक्चर का। तो आप बिना देरी हमारे साथ बने रहेंगे और हम यह आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो कहीं न कहीं उत्तम ढंग से आप तक पहुँचेंगी। चलिए, लर्निंग आउटकम एक बारी हम देख लेते हैं कि हम जो पढ़ाएँगे उससे क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ कि आज के इस मॉड्यूल के अंदर आप पढ़ोगे, आज के इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ोगे काफ़ी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और इसके कारण क्या हैं और मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्यों मिटिगेशन क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे एसिड रेन और उसके सोर्सेज़ क्या हैं, ठीक है? एसिड रेन का फिनोमिना क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज कि एसिड रेन जो है वो प्लांट और वाइल्ड लाइफ या हम एनिमल लाइफ है, ठीक है, तो कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा हम देखेंगे साथी कि यह कंट्रोल कैसे करी जा सकती है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। चलिए, आज का जो मुख्य आपका टॉपिक रहेगा वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिएगा साथी, हम आज पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इन्वायरमेंटल इशू है जो कहीं न कहीं जन जनजीवन को प्रभावित करता है। मोस्ट ऑफ अस नो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग माने होता है कि जब अत्यधिक गर्मी पड़े और उस गर्मी के कारण जो हमारे आसपास का वातावरण है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसी गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का केस क्रिएट होता है। यह बेसिकली क्या है कि हमारे चारों तरफ जब भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, साथ ही भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जन्म लेता है या कहीं न कहीं उत्पन्न होता है। एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सम स्पीशीज इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर है? ये बात समझो। होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग माने जब बहुत तापमान, टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या कहें कि मंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसी केसेस में बहुत प्रकार की स्पीशीज या प्रजातियां जन्म आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम इस मॉड्यूल के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे साथी कि टाइप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, टर्म ग्लोबल वार्मिंग आया कैसे और कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह इससे संबंधित। सबसे पहले पढ़ते हैं साथी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल हीटिंग फिनोमिना है जो अर्थ सरफेस को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है। आप जानते हो, मैंने पहले के लेक्चर में पढ़ाया, आप बच्चों जानते हो मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बहुत ही उत्तम ढंग से पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले फिगर को आप देख पा रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अगर हम देखें तो वह एक इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे भूमंडल को, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म बनाए रखने। जो हम ब्लैंकेट यहाँ देखते हैं का, वह गैसों का मिश्रण है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के तापमान को गर्म बनाए रखती है, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। ह्यूमिड कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गर्म बनाए रखती है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर इस लेयर की रेडिश लेयर को देखिएगा। यहाँ पर आप समझोगे कि हमने हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनको कहीं न कहीं एनहांस किया है और इसी वजह से यहाँ का तापमान जो है वह बढ़ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ जो रेडिश लेयर है, ये रेडिश लेयर किसकी वजह से आ गई कि हमने जब एक्सेसिव कहीं न कहीं सोलार रेडिएशन यहाँ पर
जब आता है तो हम कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन कहीं ना कहीं कई सारी लेयर्स हैं, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ कैन सी ब्लैंकेट, मतलब गलत कह सकते हैं, कह सकते हैं, देयर आर 5 लेयर्स, छोट मंडल या कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये कहीं ना कहीं छोट मंडल सबसे नीचे वाली परत और बहिर्मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर सबसे ऊपर वाली परत। तो इन सभी परतों से जो है वो कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन बन के आता है, जिसमें ओजोन लेयर जो है वह हमारी अल्ट्रावायलेट को रोकने का काम करती है। तब जाके मोस्ट ऑफ द सन रेज या हम कहें सोलर रेडिएशन ये क्या करेंगे तो ये साथियों सोख कर हमारे कह सकते हैं फिल्टर होकर नीचे तक आती है। नहीं तो इतना हम खेल नहीं सकते, याद रखिएगा, ठीक है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ओजोन लेयर इज डिलीटेड या हम समाप्त हो जाए, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अवर ब्लू प्लेनेट। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल, ऐसा वायुमंडल है जो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा कि सोलर रेडिएशन जैसे ही नीचे आई और इसके री इमिट होने पर आप देखिए हीट जो है वो स्केप होकर आगे की तरफ चली गई। तो जब नेचुरल चीजें होंगी तो ये केस बनेगा, नेचुरल जब चीजें होंगी तो ये केस बनता है। लेकिन आप देखोगे कि जब हम क्या करेंगे, जब ज्यादा हमने कहीं ना कहीं CFC कार्बन का इमिशन कराने लगे हैं, एसी लगवा दिए, आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो, आप कहीं ना कहीं रेडिएटर्स का इस्तेमाल करते हो, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, CFC का इमिशन होता है। तो ऐसी केसेस में हमारी जो सोलर रेडिएशन है एक बार धरती पर आई और री इमिट हुई हीट, उसमें सबसे ज्यादा हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। जबकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नेचुरल कंडीशन कैसा था, वो ज्यादा था ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम था, सॉरी कम था बच्चों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हीट ऊपर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, वायुमंडल के बाहर जा रही है। और अब क्या हो रहा है, ये पूरी हीट, मोर हीट would be absorbed by the surface of the temperature that is the surface of the earth। तो ऐसे केसेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट चल सकता है। आप समझ पाए होंगे इस चीज को, आप समझ पाए होंगे बच्चों इस चीज को। चलिए, वी विल काइंडली वी विल ऑल्सो नो दैट कि हम इसको पढ़ेंगे साथ ही, बारी फिर से पढ़ेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, एब्जॉर्ब करी जाती हैं। कहाँ से, सम ऑफ सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस एंड सम इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। अब इनमें कौन कौन सी गैसेस हैं आप नोट डाउन करिएगा कॉपी में कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली मुख्य गैस है जो ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य गैस है। दूसरे नंबर की गैस कौन बनेगी बताओ, दूसरे नंबर की वाटर वेपर होंगे, तीसरे नंबर की मीथेन होंगे, CH4, ओके, दैट इज CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, याद रखिएगा N2O। क्लियर है। इसके अलावा बात करेंगे, these molecules these molecules absorb लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, याद रखिएगा जो रेडिएशन करती है वो एब्जॉर्ब करती है एंड ट्रांसमिट करती है, वापस भेजती है टेम्परेचर, टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस हायर देन इट वुड बी इन द एब्सेंस ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि 33%, 33 डिग्री सेल्सियस वाली है उससे ज्यादा तापमान वाली है, तापमान को वापस भेजेगी, ठीक है।
अच्छा, इस एब्सेंस ऑफ इफेक्ट यानी कि इफेक्ट को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो आप यार ये देखिए कि जो लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल है वह चाहे हम लोगों का हो चाहे ग्रीन हाउस सॉरी ग्रीनरी का हो, वेजिटेशन का हो या वाइल्ड लाइफ का हो सभी, तो वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, वह समाप्त हो जाएगा, बल्कि समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। In this presence of these gases, the emitted radiation is trapped and increases the temperature of the atmosphere. क्लियर है चीजें। अब होगा क्या, ये सारी की सारी गैसें जो जो वापस जाने वाली गर्मी है वो ट्रैप कर देती है, फंसा लेती है या बचा लेती है, जिससे हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त instead of this there are some human activities, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेक्चर है। कुछ चीजें यहाँ ध्यान से आप पढ़िएगा और मेरा ये दावा है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीजें यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी इस टॉपिक के अंदर से, ये सब मेरा मानना है। हो सकता है चलिए देखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज में जो जो चीजें ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती हैं, बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं, उसमें सबसे पहला है कि जो आप ऑटोमोबाइल्स चलाते हो उसमें जो बर्निंग ऑफ फॉसिल होते हैं, चाहे नेचुरल गैस हो, सीएनजी, ठीक है, चाहे ऑयल हो, ठीक है, इसके अलावा कोल हो, थर्मल पावर प्लांट्स जो लगे हों, कोयले का जलना होता है और वहां से लॉट ऑफ स्मोक इमिट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है वो, इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वहां पर एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, बढ़ा रहे हैं। लैंड क्लियरिंग, याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट इज कॉल्ड लैंड क्लियरिंग, याद रखिएगा। इन सभी जंगलों को समाप्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो अपना रहे हैं, वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज रेजिंग द इशू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर है। इन सभी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वेजिटेशन को समाप्त करते जा रहे हैं, ठीक है। इन सभी मुद्दों की जो चीजों का कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में जा रहा है, are responsible for increase in the concentration of the greenhouse gas, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज नहीं करती। अब जब सब ये जब काम हम करेंगे, ऐसे काम करेंगे ज्यादा मात्रा में, तो होगा कैसा, आप देखोगे जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कहीं ना कहीं इंक्रीज परसेंटेज का इंक्रीज है वो बढ़ जाता है, और ऐसी चीजों के लिए जो नेचुरल उनका लिमिटिंग पॉइंट है, एक हद तक किसी भी चीज को बढ़ाना बहुत ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट when these activities are enhanced day by day and in our surrounding, so all the greenhouse gases percentage would be increased, and in this case we cannot control the level, the percentages of gas or these effect, these all activities would directly connected with the greenhouse gases। क्लियर है चीजें, यहाँ पर आप देखो, this would not be uncontrolled, would be uncontrolled। क्लियर है चीजें, समझ पा रहे हो चीजों को नहीं। चलिए एक बार और हम समझेंगे कि जो जो चीजें आप पढ़नी कैसे रेडी करती है। एक बात मैं बताऊं कि कुछ गैसें हैं जो अपने ऊपर पड़ी, उनके अलावा कुछ गैसेस हैं जो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो आर्टिफिशियल कंपाउंड्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिनको हम CFC
या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये चीजें जो हैं वो ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर इज द लेयर इन दैट कॉल्ड ओजोनोस्फियर, वहां पर होता है, यहाँ पर ओजोन की जो परत है, ठीक है, इसको हम डायप्सन से नापते हैं, क्लियर। एक और बात, यहाँ पर हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये चीजें ग्रीन हाउस को इनहेंस कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, और ऐसी केसेस में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रही है। तो क्या होगा? तो बच्चों, इसकी जो एवरेज टेम्परेचर है वो तो नेचुरल लेवल से बढ़ जाएगा, ठीक है, वो नेचुरल लेवल से बढ़ जाएगा। और ऐसे केसेस में बच्चों क्या होगा? और ऐसे केसेस में आप देखोगे कि ये सभी की सभी चीजें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत क्लाइमेटिकल जो चेंज होगा वहां पे, वो भयावह होगा, और उसका परिणाम भयावह। चलिए देखो, दिस ग्लोबल वार्मिंग दिस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज व्हाट? Average temperature increase beyond the certain level, and this cause the global warming। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। और ग्लोबल का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी की पूरी जगहों पर आप इस चीज को होते हुए देखोगे, आप पूरी चीजों को यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कॉजेस क्या है, ये क्यों होता है, ठीक है। आपने इस फिगर को देख लिया था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट, टोटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। एक आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, कई सारी हमारे कहीं ना कहीं पैनल्स क्रिएट करे जाते हैं एनवायरमेंट की चेंजेस को स्टडी करने के लिए। उनमें आईपीसीसी का कहना ये है कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है, समझिएगा। अ मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस अ फैक्टर has in alerting the balance of incoming and outgoing energy in the Earth atmosphere system, and is an index of important factor as a potential climate change mechanism। उनका मानना यह है साथ में कि कैसे हमारे सोलर रेडिएशन की इमिशन में, जैसे नीचे धरती पर जो सूर्य ऊर्जा आती है, वह एनर्जी कहीं न कहीं वापस की जाएगी, और वह फैक्टर अफेक्ट करता है इसको, अर्थ के एटमॉस्फेरिक सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पोटेंशियल क्लाइमेट मैकेनिज्म को बढ़ा रहा है, इस को चेंज कर रहा है, इस पे पर्यावरणीय मुद्दे पर कहीं आघात कर रहा है। तो यह आईपीसीसी का मानना है, जो गवर्नमेंटल पैनल है, ठीक है। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे। चलिए, फॉर ग्रीन हाउस गैसेज रेडिएटिव फोर्सिंग में बी मेजर्ड, इसको मापा कैसे जाएगा? हम मापेंगे कि इसको वॉट में मापते हैं बच्चों। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एक स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ के अंदर कितनी वाट जनरेट हो रहा है, उसमें हम मापते हैं। रेडिएटिंग फोर्सिंग एक्सर्टेड बाय ईच ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो भी ग्रीन हाउस गैसेस ले रहे हैं उनके लिए अलग अलग पद्धति यहाँ पर निकालने वाले हैं। कंसंट्रेशन किसका कितना ज्यादा है, वह उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जब क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, तो उसको हम स्टडी करें। चलिए, ग्रीन हाउस गैसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ और बातों की डिस्कशन करेंगे जो आपकी चीजों को बढ़ाएगा, आपकी ज्ञान को बढ़ाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो,
ग्राफ यहाँ सेट किया है, आप देख सकते हो कि रेडिएटिव फोर्सिंग जो आप वॉट पर मीटर स्क्वायर में, वॉट मीटर स्क्वायर में लेते हो, वॉट मीटर स्क्वायर में लेते हो, क्योंकि जो एरिया आपने कंसीडर किया वो मीटर स्क्वायर है और उसको कितना रेडिएटिंग फोर्स लगा रहे हैं वॉट से मापते हैं। इसका जो यूनिट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वॉट मीटर स्क्वायर, क्लियर है, वॉट मीटर का होल स्क्वायर। एंड दूसरा क्या केस बनेगा, जितने भी गैसेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर ली गई है। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप स्क्रीन से देख सकते हो यहाँ पर, इसका परसेंटेज 1.5 के ऊपर है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा NH4 है, मीथेन है, इसके अलावा NO3 है, हेलो कार्बन होते हैं, चाहे आप NO3 ले लें चाहे NH4 ले लें, कार्बन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओजोन की कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेरिक भी है, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे तो इस सब में इसका भी कहीं ना कहीं अहम रोल होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो वायुमंडल में जो वाष्प है, तो हम कह सकते हैं वेपर का फॉर्म है, तो 0 पॉइंट के ऊपर है, 0 के पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो एग्रीकल्चर से हम ब्लैक कार्बन होता है, या हम कहें ब्लैक कार्बन जो स्नो पर होता है, वह भी इसके इसके तापमान को बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, और उसका 0 के ऊपर यानी 0.1 या 2 के आसपास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्बेडो में जो लैंड यूज हो रहा है उसके कारण से ये अभी 0.5 में माइनस में बढ़ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट एरोसोल्स जो है, एरोसोल्स क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है बच्चों। एरोसोल्स जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के केसेस आपने पढ़े हैं, वहां पर कई सारे आपका सॉलिड सॉलिड कहीं ना कहीं सॉलिड से सॉल्यूशन के अंदर आप पढ़ते हो। डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो, और क्लाउड एल्बेडो इफेक्ट वो, के अलावा लीनियरली कॉन्ट्रेरियल्स है, ये सारे बच्चे क्या हैं, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक कंपोनेंट का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है आजकल, ठीक है। वहां पर हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उसका प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी की सभी जो ग्राफ की डेटा के हिसाब से, तो ये सभी ग्रीन हाउस को बढ़ा रहे हैं, ये हरित प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। चलिए इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं, ये बढ़ कैसे जाता है, चलिए आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। द एनर्जी ऑफ सन, जैसे जो सूरज की जो गर्मी है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, तो वो कैसे पहुंचेगी, यूवी रेस से पहुंचेगी। आप फेयर लवली लगाते हो, 1% कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन को बचाती है, ऐसा मानना है एडवर्टाइजमेंट में, बाकी धरातल में चीजें कुछ और होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आती है यूवी रेस से, अल्ट्रा वायलेट रेस से, ये का हिस्सा है, आप सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है के अंदर। चलिए विजिबल और विजिबल लाइट की बात करी गई है, और कहीं ना कहीं IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, होल देयर आर 4 कंपोनेंट, देखो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट रोशनी, इसके अलावा नियर IR दैट इज कॉल्ड IR इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो रिमोट कंट्रोल्स में या हम कहें तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स IR रेडिएशन होता है, ठीक है। most of the most of these components which passes through the atmosphere without being absorbed, कई सारी ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पृथ्वी के आसपास जो सोलर रेडिएशन की करे जाएंगे,
वो बिना एब्जॉर्ब किए वापस चले जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप देखोगे पूरे पूरे एनर्जी में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके टॉप को अगर देखें, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके टॉप लेयर को देखें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है उसका आधा हिस्सा एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस द्वारा, और आधा हिस्सा फिर से वापस हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वह क्लाउड क्लाउड डज नॉट अफेक्ट द मैटेरियल, याद रखिए। और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो बादल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई भी होता नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। द सरफेस इज नॉट द सरफेस इज नॉट बाय द एब्जॉर्प्शन, क्लियर है। अब क्या होगा जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने तो अ, ये सारे कंपोनेंट जब आपने रेडिएशन तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। पृथ्वी की सतह बच्चों गर्म हो जाएगी, और गर्म होने से ये रेडिएट करेगी क्या, आई आर रेडिएशन, आई आर रेडिएशन, फार आई आर मतलब इंटरनल आई आर नहीं, दूर की आई आर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों वेवलेंथ जो है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, अत्यधिक होगी, ठीक है। और इनकी कारण से जो एब्जॉर्प्शन होगा, जो रेडिएशन होगा, वह भी ओवरलैप करेगा इंसिडेंट सोलर स्पेक्ट्रम। Spectrum is you can say the arrangement of the planet, according to the chromatic, you can say कई सारे जो रंग आपस में मिलते जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं स्पेक्ट्रम को जन्म देते हैं। टेरेस्ट्रियल थर्मल स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा दो तरीके के यहाँ पर थर्मल स्पेक्ट्रम किए गए, बताए गए कि एक तो है आपका क्या, सोलर स्पेक्ट्रम, एक है टेरेस्ट्रियल थर्मल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन सभी चीजों को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा होगा क्या है, अब देखो क्या होगा जब ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और कुछ एनर्जी वापस चली जाएगी, तो होगा क्या, एटमॉस्फेयर में जो एब्जॉर्ब होगी ये सभी की सभी गैसें थर्मल रेडिएशन या री रेडिएट करेंगी, ठीक है। कुछ ऊपर की तरफ जाएंगी, कुछ गैसें नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब इस केसेस में जो सरफेस ऑफ द प्लैनेट है वो डाउनवर्ड की रेडिएटेड पोर्शन को अगर हम देखें तो वह होगा 4 से 100 माइक्रोमीटर। यहाँ पे आप देख पाओगे, लेट मी हाईलाइट इट, ओके, लेट मी हाईलाइट इट फॉर ओके। ईच लेयर जो सभी लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस लेयर को, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्सॉर्ब करेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद गर्म हो जाएंगी, और गर्म होने के बाद ये सभी नीचे से लेकर ऊपरी सतह जितनी कई सारी लेयर्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं धरती के अंदर, आप जानते हो ये सभी गर्म हो जाएंगे, ठीक है? नीचे तो और भी ज्यादा गर्म, तो ये ग्रीन हाउस वो बनाती हैं, ठीक। अब ऊपर वाले केस में आप देखोगे होगा क्या, ऊपर और नीचे जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम का कहीं ना कहीं क्या करेगी, कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए, सतहें क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ, तो इसमें क्या करोगे, उसमें यहाँ तो चीजें आप देख रहे हो कि जब हॉटर क्लाइमेट से कोल्डर क्लाइमेट की तरफ कभी जाती है तो वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है, यानी कि साम्यावस्था क्रिएट, समान तापमान होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक, क्यों, जब ऊपर से आएगा तो कैसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा कैसे। अब यहाँ पे आप देखो कि जो जो गैसें बढ़ रही हैं उसका हो जा रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करेंगी, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होगा, इमिट करी जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब करी जाएंगी और कुछ इमिट करी जाएंगी। ये क्या है, कुछ
ऐसे गैसेस हैं जिनको हम डाई एटॉमिक गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसी नंबर को जहाँ पे आपने गैस वही नंबर को आपका देता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या पढ़ा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मीथेन, हमने क्या पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, NCH। क्लियर है, ये सभी की सभी गैसें करीबन करीबन 99%, 99% ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल अदा करती है। ठीक है, इसके अलावा IR इनएक्टिव गैस जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, लगातार क्या होगा इनमें, जब ये टकराएंगी आपस में, देयर वुड बी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, आपाधापी होगी, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, तो क्या होगा, कॉलिजन ही तो होगा बस। ठीक है, मस्ती से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं सीरियसनेस, यहाँ से हम क्या करेंगे, अलविदा कहेंगे। चलिए, कुछ परसेंटेज हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इन द केस ऑफ ग्रीन हाउस क्या है, 50%। आधे से आधे आधे तक 50%। ठीक है, PH4 यानी कि मीथेन, मीथेन का परसेंटेज 19% है, 19%। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो परसेंटेज है इन द कार्बन एमिशन, वहां पे 17% है। O3 यानी कि ओजोन का जो एमिशन है वो 8%। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। ठीक है, वो है 4%। इसके अलावा H2O, यहाँ पर H2O क्या लिया गया, वाटर वेपर्स लिए गए, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स लिए गए, तो हम उसको देखेंगे यहाँ पर 2% है, 2%। आप समझ पाए इन सभी मामलों, कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है, पूछा जाता है कि क्या इस तरीके से, तो हम देखें। चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे रोल अदा करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे वॉल्केनो क्रिएट करें, वॉल्केनोज आएंगे, फिर फॉसिल फ्यूल का जलना, ये भी एक कारण है। इसके अलावा हम डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट देंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक एक को ढंग से कुछ जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊपर की तरफ उछलता है, या ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता है, फैलता है, एक्सपेंड करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट। ठीक है, समझो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर एक्सटेंशन एटमोस्फेयर, तो जब जितना हाई कंसंट्रेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वहां पर उस वॉल्केनिक रीजन में एक ग्रीन हाउस एनर्जी, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर वहां का बढ़ जाएगा। अब ऐसे ही फॉसिल चलाएंगे तो चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, चाहे वो पॉपुलेशन की वजह से, चाहे वो ऑटोमोबाइल की वजह से हो, ये कहीं ना कहीं कोल के कई सारे टन, हम कोयलों को, कोयला को जला देते हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट, एक फैक्ट के अनुसार 0.693 टन कार्बन कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आप समझो, क्रूड पेट्रोल यानी कि जो कच्चा तेल है, जो पेट्रोलियम है, जो अयस्क है, वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करा रहे हैं, रिलीज करा रहे हैं। वहाँ पर आप देखोगे एक 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 फैक्ट के अनुसार 0.769 टन, केवल इतना टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ऐसे केसेस के अंदर क्रूड ऑयल से, जो मुंबई हाइट जैसी रिफाइनरी है, वहां से पेट्रोल जब छन कर फिल्टर करके आता है,
फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से, तो आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का, बातें समझ आ रही हैं? तो एक लाइक जरूर करिएगा, इतना तो बनता ही है ना। चलिए, लाइक वाइज अगर हम देखें तो जो मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैसेस, सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो कहीं ना कहीं 524 टन कार्बन का रिलीजन करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इन सभी बातों को अगर हम देखें तो आप जानोगे कि कार्बन का जो इमिशन है वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल के कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को इन द केस ऑफ कहाँ पर बढ़ा रहा है, सभी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कई सारी कंट्रीज डेवलप बनने के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री इसी आपाधापी में फॉसिल फ्यूल को जला रही है। और कहीं ना कहीं मैं इस लेक्चर के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा ऐसी कंट्रीज के ऊपर कि वो अपने कार्बन करें और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए। पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हमारा कल है। ऐसे कहीं काम किए जाए, ऐसे कहीं ना कहीं पॉलिसीज क्रिएट करी जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ ग्लोबल, कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं ऊपर किया जाए, ऊपर उठाया जाए, इंक्रीज किया जाए, जैसे सभी बातों को यथावत तौर पे कंट्रोल कर। चलिए, नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है आपके कार्बन एमिशन का, वो है डिफॉरेस्टेशन। हम क्या करेंगे, जो जो आपके कार्बन कहीं ना कहीं उत्सर्जक होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं एक पेड़। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। तब यहाँ पर अभी आपने क्या करा, डिफॉरेस्टेशन किया। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हुआ बताओ, ये सभी की सभी जो इमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वहीं पर उसी वाली सराउंडिंग में बनी रही। तो ऐसे केसेस में वी कैन, व्हाट वी कैन डू, वी कैन, वी डू हैव टू इंक्रीज एफॉरेस्टेशन। आप एक फैक्ट के अनुसार देखिए कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करने का मतलब एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, तो वो एटमोस्फेयर के अंदर बढ़ता है। तो दो कारण ऐसे हैं, दो ऐसे तरीके हैं जो डिफॉरेस्टेशन जो है उसको उसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमोस्फेयर में बढ़ रहा है। पहला क्या है कि जो हम जंगल काट रहे हैं और जला रहे हैं, ऐसे में जो बैक्टीरिया है डायरेक्टली क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस करवाते हैं ना, वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया कर जा रहे हैं। ठीक है क्या बच्चों? और ऐसे डिफॉरेस्टेटेड एरिया वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब ना कर पा रहे हैं, तो उनका परसेंटेज जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण बढ़ रहा है। अब बातें समझ आ रही? चलिए, अगर हम देखें तो दूसरा कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट करता है 10 से 30% कार्बन के इमिशन को कंट्रोल करता है। वह जब डिफॉरेस्टेशन होता है तब वो काफी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस। चलिए, यहाँ से आप देखो कि कुछ और गैसेस हैं जो हमने यहाँ पढ़े, तो किस तरीके से। चलिए, यहाँ पे आपने देख लिया था, कंसंट्रेशन बहुत अहम रोल अदा करता है। सिग्निफिकेंटली यह कंसंट्रेशन है, यह परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज होता है। कई सारी पर यहाँ पर एक्टिविटीज पड़े हैं तो बढ़ा दे रहा है। क्या बच्चों? चलिए, यहाँ पे आप देखोगे कि 10 to the power 4 रेट, दैट इज कॉल्ड कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है
जो है कॉज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। अच्छा, कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का atmosphere के अंदर, ठीक है, यह चिंतनीय विषय है, ठीक है। या इसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इंफ्रारेड ग्रीन हाउस को बढ़ा दे रहे हैं। अब बात करते हैं मीथेन। मीथेन जो है वो 1.8 पार्ट पर मिलियन ये हमारे कंसंट्रेशन होता है, प्रेजेंट में ये है, ठीक है। मीथेन क्या होता है, किस किस से रिलीज होता है, आप देखिए, एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। आप राइजोबियम बैक्टीरिया, धान की फसल होती है, पैडी की फसल होती है, या ग्रीन ग्रीन जो राइस है, जो ऐसे इलाके हैं जो हमेशा नर्म रहते हैं या खुले रहते हैं, वेटलैंड्स, वहां से ये मीथेन गैस बढ़ती है। अब क्या कहेंगे दूसरी चीजें कि हम जो पाइप नेचुरल गैस पाइप से निकलने वाली है गैसेज हैं, वहां पर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसके अलावा जो हम टेक करके यहाँ पर डंप डंप करते वो सारा कचरा क्या करता है, मीथेन गैस करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फायर। याद रखिए, जो फॉरेस्ट है उसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप पढ़े, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देंगे, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ये बढ़ जाता है, ठीक है। मीथेन जो है वो बढ़ा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, 1.5% पर ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रेजेंट के केस में आप देखो, प्रेजेंट केस में आप देखो क्या होता है कि मीथेन क्या कर रहा है, मीथेन बढ़ना चाह रहा है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसे केस में फॉसिल फ्यूल चलाते हैं तो इसका डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर से सीधा इफेक्ट कर रहा है। देखो कैसे है कि आप CH4 जब OH आयन से, ठीक है, ये रीड करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल और CH3, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही मीथेन की तरीके से क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को। प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अगर तो इन द एटमोस्फियर ये है 0.31 ppm पार्ट पर, ठीक है। ये कैसे बढ़ता है, हम जो माइक्रोब्स देखते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, पहले ही आपको बताया, जो हम एग्रीकल्चरल जो काम करते हैं उसके अंदर उसमें NH NPK तीन तीन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं कि पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के केस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड के लिए जो माइक्रोब्स हैं, जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स हैं, वो मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर पड़ जाते हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं, जैसे बायोमास है, फॉरेस्ट है, इन सभी के अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो बढ़ जाता है। इसकी परसेंटेज की बात करें तो यह परसेंटेज 0.2%, अब 4% बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काफी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग फैक्टर ऑफ द ओजोन, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ये 0.02 परसेंटेज पार्ट पर मिलियन है। इसका सोर्स क्या है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उनमें से दो चीजें निकलती हैं, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, क्लियर है। ये कहीं ना कहीं ओजोन के डिप्लीशन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन अगर हम देखें नाइट्रिक इस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की, और ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन कौन कराते हैं, सोइल माइक्रोब्स कराते हैं, टर्पीन्स कराते हैं, और कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन कराते हैं, ठीक है, जो इसके क्लियर है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और ओजोन को हटाने से, और ओजोन जब घट जाएगा तो वहाँ पर वार्मिंग होता है, ठीक है। समझ रहे हो बातें।
नेक्स्ट हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न करता है चीजों को, ओजोन को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो नहीं करता, इमिट कराता है नाइट्रोजन को, और ऐसे केसेस में नाइट्रोजन जब बढ़ जाएगा तो ओजोन लेयर, ठीक है, ठीक है। कई सारी एक्टिविटीज मेजरली हम कहें अगर तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, वहां पे कहीं ना कहीं कई सारी खाद की जड़ है, ओजोन है, ये और क्या है, बहुत सारी, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्या पढ़े थे, CFC पढ़े थे, वहां पे आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब चीजें CFCl3 और CF2Cl2, ये कहीं ना कहीं जब ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं हमारे पर्यावरण में, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्वेंट देखें, अगर इसका यूज करते हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं, हम परफ्यूम्स का यूज करते हैं, स्प्रे का यूज करते हैं, प्रोपेनेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये इन सभी मात्राओं से, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं क्या बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज 6% पर ईयर बढ़ जा रहा है, 17% इसका इंक्रीमेंट हुआ है हर साल। जो टोटल परसेंटेज है गैस ग्रीन हाउस का, वो कहीं ना कहीं CFC अदा करती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे साथी कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहे, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो जाएगा तो हम कैसे इन चीजों को कहीं ना कहीं देख सकते हैं, और इन सभी बातों से कैसे बचा जा सकता है। चलिए 15% जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है अर्थ का, और 15% रेस कर दिया जाता है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज, तो कितना हो गया, 30 हो गया। ये ट्रिवियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय है। अब यहाँ पे आप देखो, ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट करता है, होल ग्लोबल क्लाइमेट इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि समुद्र का तापमान, समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ता है, ऐसे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, ग्लेशियर्स हैं वो दिन पे दिन इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं और पिघल रहे हैं। और अंटार्कटिका जो केसेस हैं, अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, वहां पर ग्लेशियर्स या ओशियंस का वाटर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वहां पर मेल्ट हो रहे हैं, और ऐसी मेल्टिंग की वजह से यहाँ पर फ्यूचर की केसेस में आप देखोगे कि सी लेवल जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है, 1.5 मीटर के ऊपर हो गया है। हायर सी लेवल वुड इंक्रीज, बट फ्लड्स इंक्रीज हो जाएंगे, बाढ़ें आ जाएंगी, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, डैमेज ऑफ कोस्टल एरियाज, जो तटीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं तबाह हो जाएंगे, सोइल रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा सी वाटर जो है वो कहीं ना कहीं नदियों का पानी, समुद्रों का पानी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा, जो जन जीवन है या फ्लोरा और फौना है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसी खराब है, जब वो प्रलय आ जाएगी, ठीक है, जल प्रलय कह सकते। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर देखना चाहें तो क्या है बच्चों, इसका केस अगर आप देखो तो बांग्लादेश के एलिवेशन क्या है, 5 मीटर तक है, गैस हो गया है अभी, ठीक है। बांग्लादेश विल आप 18% ऑफ इट हैबिटेट, ठीक है, बाय द 2050, 2050 आते आते 18% आबादी अब लूज कर देगा। इसी कारण इजिप्ट में आप देखोगे जो नील डेल्टा है, वहां पर 19% एरियल लैंड का डिस्ट्रॉय हो जाएगा धीरे धीरे। 1196 आइलैंड मालदीव में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसी कारण से। ये बहुत बहुत सोचने का विषय है। पैसिफिक ओशियन के अंदर हम बात करें तो अंटार्कटिका आइलैंड आइसलैंड जो है वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, और ऐसे पैसिफिक ओशियन में जो डेंजरस लेवल है वो बराबर लगातार increase हो रहा है। तो कोस्टल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए खतरा हो जाएगा। शंघाई में, सैन फ्रांसिस्को में, है ना, इन सभी जगहों पर
ये थ्रेटनेड है, भयावह स्थिति में है। आर्कटिक आइस कैप को अगर हम देखें, यहाँ पर भी स्थिति गंभीर है साथियों, ठीक है। इजिप्ट के अरेबल लैंड 19% घट रहे हैं, आपने अभी अभी देखा। तो ऐसी केसेस में हमें बहुत ही सख्त कदम उठाने चाहिए इन मामलों के लिए। और क्या देखें, और अगर हम बात करें, नॉर्वे, ऐसे कई प्रदेश हैं, ऐसे कई देश हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया, अलास्का, ठीक है। यहाँ की आबादी, यहाँ की जो पॉल्यूशन है, सॉरी, पॉपुलेशन है, इन सभी, माफ कीजिएगा, पॉपुलेशन है, इन सभी कारणों से आप देखोगे कि यहाँ पर तो त्राही त्राही मच जाएगी। चलिए, बी पॉइंट को देखिए, वाटर वेपर को यहाँ पर इवापोरेशन होता है, एक्वेटिक सिस्टम को कैसे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज करता है, इसको कॉज करता है, इवापोरेट करता है यहाँ एक्वेटिक सिस्टम एंड क्रिएट वाटर वेपर। यहाँ पे आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पानी को टेम्परेचर इंक्रीज से ये धीरे धीरे वाष्प में बदल रहा है, और वाष्प में जब बदलता है तो एक्वेटिक सिस्टम्स धीरे धीरे इस पर डिपेंड करते हैं, पानी पर डिपेंड करते हैं, और जब पानी ही नहीं रहेगा तो वहां पर कैसे रहेगा। तो ऐसी पर एक्स्ट्रा जो पर है वो धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक लाइफ है उसको खत्म करना पड़ेगा। साथियों, यह बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन है। Changing pattern of rainfall. One of the most important factor which is affected by the effect is improper या changing pattern of rainfall. आप देखते हो जब मौसम होता है, जब मौसम आता है, तो उस केसेस में पानी बारिश नहीं होती। आजकल सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है, अनबैलेंस क्रिएट होता है ना। There will be a large shift in agricultural productive areas with pattern of the rain। वहां पर हाई yield हम क्रॉप उगा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, इफेक्ट करेगा किसको, प्लांट, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, वो इफेक्ट करेंगे, है ना, अफेक्टेड होंगे। इससे जब ग्रीन हाउस ज्यादा गैस बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो ऐसे केसेस में प्लांट करेंगे। अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन है, वो किस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट करेगा प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत अधिक मात्रा में सारी चीजों को बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। तो प्लांट्स की में हम जब फर्टिलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारी कंपाउंड्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर प्लांट्स को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। स्टडीज में पाया गया है कि जो वीट है, मूंग दाल है और मस्टर्ड है, यहाँ पर बायोमास जो है, प्लांट बायोमास इंक्रीज हो रहा है प्रति 20%, ठीक है। चलिए, यहाँ आप समझ पाए इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अन्न अन्न जितने भी जो वेजिटेटिव पोर्शन है या फसलें हैं, उनकी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। Increased photosynthesis result in excessive accumulation of starch in the chloroplast, thereby hindering the function of the, ठीक है। इन मामलों में आप देखिए, जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इन मामलों को हम अगर देखें तो फंक्शनिंग बढ़ जाती है, फंक्शनिंग बढ़ जाती है प्लांट्स की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो प्लांट की एबिलिटी प्रोड्यूस to produce the nutritional value of for the plant, ये भी बढ़ जाएगी। ऐसी केसेस में प्लांट की लाइफ है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप इन बातों को
पाए, इन बातों को अच्छे से समझ पाए। चलिए, यहाँ पर एक बात अगर नज़र डालें तो लोअर नाइट्रोजन कंटेंट का दूसरा मुख्य कारण है लोअर नाइट्रोजन कंटेंट जो है। हम दिन पे दिन जंगल है उनको खत्म करते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्लांट का, साथ ही साथ जानवर हैं मर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल्चर रहित और कहीं ना कहीं जो माइक्रोब्स तो नाइट्रोजन कंटेंट कन्वर्ट ही नहीं होता, नाइट्रोजनियस कंपाउंड क्रिएट ही नहीं हो रहे, तो ऐसे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। आप देख डिकम्पोजिशन रेट बढ़ता जा रहा है, डिकम्पोजिशन रेट बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ये कई सारे ऐसे कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट ऑफ द पेस्ट, याद रखिएगा, जो कहीं ना कहीं पेस्ट है, पेस्ट मतलब जो आप दवाई वगैरह दवाई छिड़कते हैं, ये सभी बातें कुछ चीजें को बहुत अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, इवापोरेशन, इवापोरेशन का रेट भी क्या क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हम ये सभी बातें प्लांट और वेजिटेशन, अगर आप ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है, स्किन डिजीजेज हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों के अंदर, मलेरिया हो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस आ रही है, डेंगू हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है, तो ये सभी कारण किसके लिए है? ये ग्लोबल वार्मिंग का केस बनेगा तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर मॉस्किटोस जो है, एनिमल स्पीसीज जो है, वो कहीं ना कहीं स्नेल्स जो है या फ्लाइज जो है, वो ऐसी कई सारी बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। ये सभी बातों का चीज ध्यान रखना। चलिए, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट करे क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर पलायन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, एसिड रेन क्या है? एसिड रेन जो है, रॉबर्ट एंगस, उन्होंने इस वाले टर्म को सबसे पहले दिया 1872 में। यह एक ऐसा फिनोमेना है जो रेन वाटर के अंदर जो एसिड होते हैं, अगर वो मिल जाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ एसिड मिल जाते हैं, तो नेचुरल में आप देखोगे कि क्या है, अम्ल वर्षा हो जाती है। 1853 में इस बात को समझा गया था। एसिड रेन जो है एक ऐसी रेन होती है जहां पर प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। सही बात का, अगर हम स्मोक को देखें, हीट को देखें, फॉग को देखें, तो इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक तत्व होते हैं, ये तत्व जब हमारी रेन में या बारिश में बढ़ जाते हैं तो यह एक फॉग का क्रिएट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं धुंध को क्रिएट करते हैं, ड्यू को क्रिएट करते हैं, और ये बेसिकली क्या होगा, एसिडिक, ठीक है, हायर परसेंटेज होते हैं, हायर कंसंट्रेशन परसेंटेज सल्फर डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो वहां पर क्या करता है, वेजिटेशन को तबाह कर देगा, जनजीवन को तबाह कर देगा, वॉल्केनोस को, नेचुरल रिसोर्सेज को, ओशियंस को, बायोलॉजिकल डिके को कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, पावर प्लांट को इंक्रीज करेगा। अब ये होता कैसे है? अगर आप क्या करोगे, ऐसी एक्टिविटीज करोगे जैसे पावर प्लांट जनरेट करना, फैक्ट्रीज का निर्माण करना, ऑटोमोबाइल्स को चलाना, ठीक है, ये सभी बातें कहीं ना कहीं लेड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एसिड रेन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, 1970 के दशक में और 1980 के दशक में ऐसा कोई भी केस नहीं बना है। ठीक है, आप देखो एक और बात मैं बताऊं कि ये जो चीज है, ये एसिड रेन है, वह हमारे देश में नहीं, बल्कि बल्कि स्कैवेंडियन कंट्री 1970 और 80 के दशक में फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर एसिड रेन के कुछ ट्रेसेस पाए गए। क्लियर है? क्लियर है कि
क्योंकि इमिशन हो रहा था वहाँ इसका एसिड। अच्छा, ये एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा होती क्यों है? इसके लिए केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो कहते हैं। ये मॉइस्चर से यानी कि नमी से वहाँ पे जो बूंदे हैं उनके साथ क्या करती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं और इन रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड या ऑक्साइड्स बनते हैं और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे रेन में मौजूद रहते हैं, हीट्स मौजूद रहते हैं, वहाँ पर धुंध मौजूद रहती है और वह बारिश के साथ हमारे घर तक आ जाती है हवा के द्वारा। नॉर्मली हम देखते हैं मिडिल मिडली यानी कि कम एसिडिक रेन है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है इसके द्वारा एल्कलाइन केमिकल्स के द्वारा। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में एसिड होती है तो वहां पर हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, आपको समझ, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these neutralization material can be washed away by the acid rain। आप समझो, ये भी जो आप कहीं ना कहीं इसको कर रहे हैं वो भी वॉश हो जाते हैं जब ज्यादा मात्रा में कहीं बारिश होगी तो वो भी चीजें अपने आप फ्लो हो जाएंगी। क्लियर है? एसिड रेन के लिए अगर आप देखो यहाँ पर एक फिगर है कि जैसे बारिश हुई, बारिश के साथ इन सभी बातों को आप देखोगे, पानी के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने या नाइट्रिक एसिड बनाया, बनाया। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ करती है तो H2SO जैसे दैट इज द किंग ऑफ एसिड कंसंट्रेटेड तरफ बरसता है, एसिड रेन होता है, ठीक है। एसिड स्नो होती है, एसिड पार्टिकल्स और गैसेस निकलती हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि हमने ह्यूमन एक्टिविटी से निकाला। ये कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हो रहा है। ये सभी भाप बनकर ऊपर की तरफ उठेंगे और पानी के साथ हमने ही तो किया ये हमारा खुद का क्या होगा, ठीक है। कैसे हम सिर्फ इसके लिए उत्तरदायी? तो आप देखोगे जो फ्री पोर्शन है ये और स्नो पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है। का विषय है, समझने का प्रयास करिए, ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा। SO2, NO2 और मरकरी, मरकरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर एक सारी ऐसी सोर्स करती है, सोर्स होती है इसका, यहाँ पर पॉल्यूटेंट का काम करती है और पानी के साथ जब नीचे बरसती है तो यह एक कहीं ना कहीं एसिड्स के फॉर्म ले लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भी चीजें। इन सभी बातों का एचएनओ का नाइट्रिक एसिड, H2SO का, कहीं ना कहीं इन सभी बातों के लिए आप कहीं ना कहीं ये एसिड रेन है तो हमारे पूरे पर्यावरण को इफेक्ट करती है। इन बातों को समझ पाए होंगे। अच्छा, दो तरीके का इफेक्ट होता है, क्रोनिक इफेक्ट, एक होता है एपिसोडिक इफेक्ट। एपिसोडिक मतलब थोड़े समय, क्रोनिक मतलब बहुत ही भयावह, ठीक है, जो पूरे सालों साल किसी एक जगह को तबाह कर देगा, वहां के न्यूट्रिशन वैल्यू को तबाह कर देगा। ये सभी इसी तरह प्लांट और एनिमल हाई रेन फॉरेस्ट आता है, ठीक है। इन सभी बातों को आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ठीक है। एपिसोडिक इफेक्ट अगर आप देखो तो एपिसोडिक इफेक्ट में यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, क्या क्या होगा आप पढ़ सकते हो ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट नंबर को देखिए कि एपिसोडिक इफेक्ट क्या है। यहाँ पे आप देखो एपिसोडिक इफेक्ट में आप अगर देखो तो ताजमहल के कर्ण कलर का रंग पीला हो रहा है। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे स्टोन्स जो आपके
मार्बल स्टोन है, वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव की वजह से या पानी के नीचे आने की वजह से वहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया जैसे इस्लामाबाद और फैजाबाद, वहाँ पे कांच उद्योग है, वहाँ पर जो ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड इसकी रंग को पीला कर रहे हैं, गंगा की नदी को खराब कर रहे हैं। एसिड लीकेज, एसिड जो है वो कहीं न कहीं क्रॉप्स को और पानी की वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। केमिकल release कर रही हैं इन द वाटर, तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड डिपोजिशन जो होता है तो सल्फेट बढ़ जाते हैं और ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज का काम करते हैं, डिजीज का काम करते हैं। इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर ह्यूमन हेल्थ। आप देखो साथ, सोइल में जब ये बढ़ जाते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम तबाह हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब हम नेचर के साथ डील करते हैं, तो नेचर हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ और हमारी सभी लाइफ़स्टाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही भयावह तरीके से, तो ये क्या करेगा, हमारी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही दमदार होने वाला है, ताकि ऐसा मेरा मानना है, आपको शेयर कीजिए, ध्यान से शेयर करिएगा और कहीं न कहीं अगर हम इस पॉलिसीज़ को कहीं न कहीं देखें, तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। देखो, कुछ रूल्स क्रिएट करने चाहिए। एसिड रेन्स के लिए हमें कुछ नए साइंटिफिक लॉज़ लाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें गटरिंग करनी पड़ेगी पॉलिथीन जलने के लिए, रोकना होगा उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ड्राइविंग रूल्स करने होंगे, गैसेज़ की कमिंग आउट जो है, उसमें फ़िल्टर्स लगाने होंगे। ऐसे कई सारे परमिट्स के लिए हमें बहुत सारे उपायों को करना होगा, तब जाके हम कहीं न कहीं एक शुद्ध जीवन, एक स्वच्छ जीवन, एक बहुत ही अच्छा जीवन जी पाएँगे। समराइज़ेशन करते हैं, अत्यधिक गर्मी करने वाला एक इफ़ेक्ट है, जो आपने यहाँ पर पढ़ा। एसिड रेन हमने पढ़ा, एसिड रेन के अलावा कुछ रेन पढ़े, तो एमिशन ऑफ ऑक्साइड को यहाँ पर गहराई करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं न कहीं पर्यावरण सबसे पहले होता है, ज़िंदगी सबसे पहले है, बाद में हमारे बहुत सारे भौतिक सुख हैं। तो भौतिक सुख का त्याग करके हम क्या करें, अपने पर्यावरण को बचाएँ, जब पर्यावरण बच जाएगा तो भी बच जाएगा। इस लेक्चर के लिए इस पूरे कहीं न कहीं पूरे 1.5 घंटे का लेक्चर जो है, आपको पर्यावरण के प्रति सजग करेगा और कई सारे ऐसे केसेस आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, बदलोगे, ऐसा मेरा मानना है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में, आपकी एकेडमिक लेवल में, आपकी जो ओलंपियाड लेवल में आने वाले हैं। आप जब तक चीज़ ध्यान रखिए, करते रहिए और इस लेक्चर को अपने फॉरवर्ड करिए। आप नए लेक्चर